इस मूवी में दिखाया गया है बाप और बेटी की कहानी। कैसे बाप अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेता है और एक हैवान बन जाता है और दुश्मनों का नाश करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक गांव में देखते हैं जहां एक देवी की पूजा हो रही थी। वहां हम आनंद को देखते हैं जो पंडित से पूछता है कि आने वाले 2 दिनों में पूजा अच्छे से हो जाएगा। पंडित कहते हैं कि जिसकी बलि होने वाली है वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। अगर वो वापस आया तो वो बकरा बनकर नहीं बल्कि मारी बनकर आएगा। ये गाँव वाले मारी की पूजा कर रहे थे जिसे मौत की देवी कहा जाता है। इसके बाद हम गांव में देखते हैं कि एक नया आईपीएस ऑफिसर आता है जिसका नाम संपत है और वहां का हेड कांस्टेबल कुशलप्पा वो उससे मिलता है और पुलिस स्टेशन का हाल चाल पूछने लगता है कि यहाँ किस तरह के केसेस आते हैं। तभी बाहर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि वहाँ पर जेनी आती है और वो अपने पिता को 3 दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पिता घर से भाग गए हैं। जेनी अपने नाक में जो नथनी पहनी हुई थी वो सिर्फ मारी देवी पहन सकती है, लेकिन जेनी अपने आप को मारी समझती है। कुशलप्पा संपत को बताता है कि जेनी के पिता का नाम टोबी है और वो एक नंबर का पागल आदमी है और पूरा गांव उसके परिवार से दूर ही रहता है और यहाँ पुलिस स्टेशन में ज्यादातर फाइल टोबी के नाम पर है। इसके बाद दोनों चर्च के फादर से मिलने के लिए जाते हैं टोबी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। फादर टोबी की पूरी कहानी बताते हैं। एक दिन फादर क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, मगर उनमें से एक लड़का ऐसा था जो एकदम पागल था और उसे लोग बंद करके रखते थे। फादर वार्डन से पूछता है कि उस लड़के से मैं मिलना चाहता हूँ। उसी दिन फादर पहली बार उस लड़के से मिले। वो लड़का जन्म से ही गूंगा था और उसका नाम क्या था आज तक किसी को नहीं पता। इसलिए उस दिन फादर उस लड़के से मिलकर उसका नामकरण करते हैं और उसे टोबी नाम देते हैं और उसके हथेली में अपना नाम लिख देते हैं और साथ ही अपना नाम भी लिख देते हैं। फादर का पूरा नाम है फादर इग्लेसियस। टोबी पूरे क्लास में सभी बच्चों को अपना नाम दिखाता है, मगर इसके बाद भी उसका रवैया ठीक नहीं हुआ। तभी वो मार पीट ही करते रहता था। इसके चलते टोबी को जेल में बंद करके रख दिया जाता है। ऐसे ही अब वो बड़ा हो गया था और आखिरकार वो जेल से छूट जाता है। एक दिन फादर इग्लेशियस से मिलने के लिए एक आदमी आता है और आदमी फादर से कहता है कि चर्च की जमीन मुझे वापस कर देने के लिए, क्योंकि उस आदमी की दादी ने अपने जमीन को चर्च के नाम कर दिया था और वो आदमी वापस अपने जमीन को लेने के लिए आया है। लेकिन फादर जमीन देने से मना कर देते हैं। वो आदमी उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ पर टोबी पहुंच जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद फादर टोबी को चर्च की रखवाली के लिए काम पर रख लेते हैं, मगर चर्च में जितने भी आदमी आते थे सब से टोबी लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। जितने भी लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते थे सभी फादर से टोबी के नाम पर कंप्लेंट करते थे। दारू की दुकान जाकर मुफ्त की सारी दारू टोबी पी लेता है और दुकानदार को पैसे भी नहीं देता। दुकानदार जाकर फादर से पैसे मांगते हैं और इन सारे लफड़ों से फादर अब परेशान हो गए थे। एक दिन फादर टोबी को काम से निकाल देते हैं और चर्च में आने से भी मना कर देते हैं। फिर एक दिन जब फादर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तभी वहाँ टोबी मछली लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मछुआरे के साथ काम करने लगा है। इसके बाद संपत और कुशलप्पा दोनों मछुआरे के पास चले जाते हैं। मछुआरे का नाम है दामोदर। संपत पूछता है कि तुम टोबी को कैसे जानते हो। दामोदर फिर पूरी कहानी बताने लगता है और कहता है कि जब एक दिन मछली पकड़ने के लिए मैं बैठा हुआ था वहाँ एक लड़का आया जो कि गूंगा था और उसने अपने हाथ में अपना नाम लिखा हुआ था और उसका नाम टोबी था। दामोदर टोबी को अपने साथ काम पर रख लेता है। इसके बाद दामोदर संपत को बताता है कि वो एक मुर्दा घर में काम करता था जहाँ मरी हुई बॉडी को लाकर उसे काटा जाता था। दामोदर टोबी को लेकर मुर्दा घर गया और किस तरह बॉडी को काटा जाता है ये दामोदर टोबी को सिखाने लगता है। टोबी को ये काम करने में बहुत मजा आ रहा था और दामोदर को समझ आ गया कि ये आदमी सही में पागल है, क्योंकि जब वो बॉडी को काट रहा था तो टोबी मुस्कुरा रहा था। उसी रात दामोदर टोबी को लेकर फिर से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ बैठे बैठे दामोदर मारी देवी की कहानी सुनाता है और बताता है कि अमावस्या की एक रात यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वो आया था और उस दिन मैंने सामने देखा एक घोड़े के ऊपर सवार नाक में एक बड़ी सी नथनी मारी देवी मेरे सामने आ गई थी और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद से मैं कभी भी यहाँ पर अकेले नहीं आया। फिर वहाँ उन दोनों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जमीन पर पड़ी हुई थी, वो रो रही थी। दामोदर सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ एक बच्ची मिली है। इधर टोबी को तालाब में से एक नथनी मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। गांव वाले कहते हैं कि हम में से किसी का भी ये बच्चा नहीं है और सभी पुलिस को ये बात बताने के लिए कहते हैं, पर वहाँ टोबी आ जाता है और उस बच्ची को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। पर संपत को पता चल गया था कि टोबी की ये अपनी बेटी नहीं है। टोबी उस बच्ची को खुद पालने लगता है। फिर एक दिन टोबी अपनी बच्ची को लेकर फादर के पास चला जाता
आता है उसका नामकरण करने के लिए। फादर उस बच्ची को जेनी नाम देते हैं और ये सुनकर टोबी बहुत खुश हो जाता है। देखते ही देखते जेनी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और टोबी जेनी को स्कूल में भर्ती करवा देता है और उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। टोबी जेनी को अब अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। फिर एक दिन टोबी दामोदर के साथ जेनी को लेकर दारू पीने के लिए चला जाता है, मगर दुकानदार उसे दारू पिलाने से मना कर देता है क्योंकि टोबी के ऊपर दुकानदार का बहुत उधार हो गया था। टोबी उधार चुकाने के लिए अपने पास रखी हुई नाक की नथनी दिखाता है, मगर दामोदर कहता है कि इसके लिए कोई भी तुम्हें पैसे नहीं देगा। फिर टोबी एक जुगाड़ लगाता है और खुद से ही दारू बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दारू बनाने के चक्कर में वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण टोबी, दामोदर और जेनी को पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस वाले उन तीनों से पूछते हैं कि यह हादसा कैसे हो गया। दामोदर कहता है कि तारपिन ऑयल गर्म करते हुए ऐसा ब्लास्ट हो गया। तभी वहाँ पर एक और लड़की को पकड़ के लाया जाता है जिसका नाम सावित्री है। सावित्री के नाम पर कंप्लेंट ये है कि वो गाँव वालों में बदनाम है क्योंकि वो दूसरे मर्दों के साथ सोती है। पुलिस वाले सावित्री को सावधान रहने के लिए कहते हैं और आगे से ऐसा धंधा करने से मना करते हैं और उसे जाने देते हैं, और साथ में टोबी और दामोदर और जेनी को भी छोड़ देते हैं। लेकिन टोबी सावित्री को देखकर उसे पसंद करने लगा था। ये बात टोबी जेनी को बता देता है। अगले दिन टोबी जेनी को लेकर सावित्री के घर के बाहर आ गया था और टोबी एक पेपर पर आई लव यू लिखकर सावित्री को देने का सोच रहा था, लेकिन उसे बहुत घबराहट लग रही थी। इसीलिए जेनी वो पेपर लेकर सावित्री के पास चली जाती है और कहती है टोबी तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। इसके बाद टोबी और सावित्री दोनों मिलना शुरू करते हैं और सावित्री अपने बारे में बताती है कि वो अपना खर्च चलाने के लिए गैर मर्दों के साथ सोती है। ये सुनकर टोबी थोड़ा सा उदास हो गया था। सावित्री शादी करने से मना कर देती है, लेकिन टोबी के साथ वो दोस्ती कर लेती है। फिर दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है और दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन टोबी सावित्री को एक दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए देख लेता है। ये देखकर टोबी बहुत ज्यादा उदास था और सावित्री से बात करना बंद कर देता है, और सावित्री भी टोबी से नाराज हो गई थी। फिर एक दिन जेनी दोनों को बात करवाने की कोशिश करती है। टोबी को समझाती है कि अगर उसके घर में कोई नहीं रहता तभी तुम उससे मिलने के लिए जाना, और इसके बाद फिर से टोबी और सावित्री के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर से दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही करते करते जेनी अब और बड़ी हो गई थी और वो अब हाई स्कूल में पढ़ने लगी थी। एक दिन स्कूल का टीचर जेनी को अकेले क्लासरूम में बुलाता है और वो जेनी का यूनिफॉर्म ठीक करने लगता है। जेनी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना जूता निकालकर टीचर को मारने के लिए भागती है। घर आने के बाद जेनी सावित्री से कहती है कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन सावित्री उसे समझाती है कि अगर पढ़ोगी नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। इसके बाद से जेनी मछली बेचना शुरू कर देती है और थोड़े पैसे कमाने लगती है। एक रात को टोबी चोरी छुपे सावित्री के घर आने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री टोबी के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और टोबी सावित्री से शादी करने की बात करता है। पर सावित्री कहती है पहले जाकर अपने लिए घर बनाओ, अपनी बेटी की शादी करवाओ, उसके बाद जाकर मैं तुमसे शादी करूंगी। घर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए टोबी एक बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन बैंक का मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है। फिर टोबी दूसरे बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे लोन नहीं मिलता। सावित्री को ये बात बहुत खटक रही थी कि उसे उसकी बेटी के लिए मैंने घर बनाने के लिए कहा, लेकिन अनजाने में टोबी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गाँव में संतोष आकर किसी के गुम हो जाने की फोटो लगा देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी 4 दिनों के अंदर मारा जाएगा। ऐसे ही एक दिन हम आनंद को देखते हैं जिसका मटन का दुकान था। वहाँ उसे मिलने के लिए संतोष आता है और उसके पूरे दुकान में केरोसिन का तेल डालने लगता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझसे मटन नहीं खरीदा तो मैं तुझे यहाँ ये धंधा करने नहीं दूंगा। ये कहकर संतोष वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आनंद अपना धंधा बंद नहीं कर रहा था और इसकी भनक संतोष के आदमियों को लग जाती है और उसके बाद पूरे गाँव में आनंद की तस्वीर लगाई जाती है कि वो लापता हो गया। इसका मतलब ये है कि 4 दिन के अंदर आनंद मारा जाएगा। आनंद अपने आदमियों से कहता है कि हमें यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर उसका आदमी कहता है कि अगर हम संतोष को मार दें तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। इस काम को करने के लिए वो सभी टोबी के पास जाते हैं। टोबी कहता है कि मुझे घर बनाना है। आनंद टोबी के लिए घर बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव में 3 ट्रक बकरे को भर कर लाया जाता है और तीनों ट्रक को आनंद के दुकान के बाहर लाया जाता है और इन बकरों को लाने की खबर संतोष को मिल जाती है और संतोष अपने आदमियों के साथ आनंद की दुकान
दुकान की ओर निकल पड़ता है। इधर आनंद 3 ट्रक बकरे को देखकर घबराने लगता है कि ये सारे बकरे को किसने लाया, और वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर संतोष अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था और आनंद से पूछता है कि अगर तुमने यह माल नहीं मंगाया तो किसने मंगाया। तभी टोबी अपना हाथ उठाकर सभी को दिखाता है कि ये सारा माल यहाँ मैं लेकर आया हूँ, और एक एक कर वो संतोष के सारे आदमियों को मारने लगता है और आखिर में संतोष का गला काटकर उसे मार डालता है। अब ये सब हो जाने के बाद वहां पर पुलिस आकर टोबी को ले जाती है। ये सब जेनी भी देख लेती है और टोबी को जेल में जाती है देखने के लिए, और वो रोने लगती है। लेकिन टोबी जेनी से कहता है कि उसने जेनी के लिए घर बनवा लिया है। इसके बाद प्रेजेंट समय में संपत और कुशलप्पा दोनों जेनी से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं, मगर घर में जेनी नहीं थी। उसकी पड़ोसी शालिनी बताती है कि जेनी यहीं कहीं होगी, उसकी बेटी हमारे घर में खेल रही है। संपत पूछता है कि टोबी के जिंदगी में और क्या क्या हुआ। शालिनी कहती है कि आनंद का मटन बेचने का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और उसने बहुत पैसे भी कमाए, जिसके बाद पूरे शहर में उसका ही राज चलने लगा और अब वो सोना चांदी का स्मगलिंग करता था। एक दिन उसके बोट में पुलिस की रेड पड़ गई। पुलिस वाले उसे वार्निंग दिए थे कि जल्द ही उसके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे और उसे जेल ले जाया जाएगा। ये सब सुनकर आनंद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। इधर हम देखते हैं कि टोबी जेल से रिहा हो जाता है और उसे लेने के लिए जेनी और दामोदर आते हैं। जब टोबी घर पहुंचता है वो देखता है कि सावित्री ने दूसरी शादी कर ली है। ये देखकर टोबी हैरान हो जाता है और रात के समय सावित्री के घर के बाहर नाचने लगता है। जेनी आकर टोबी को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। फिर एक दिन टोबी और जेनी दोनों बोट के किनारे मछली बेच रहे थे और जेनी को एक लड़का पसंद करने लगता है। उस लड़के का नाम है प्रशांत। तभी वहाँ आनंद आता है और टोबी को मछली बेचते देख लेता है और कहता है कि तेरे लिए मेरे घर पर बहुत सारा काम है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन जेनी टोबी को आनंद के पास जाने के लिए मना करती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि टोबी के घर में एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये जमीन सरकार की है और उसे ये घर खाली करना होगा। ये बात टोबी आनंद को बताता है और आनंद एक फोन लगाता है और टोबी को उसका घर उसी के नाम करवाने के लिए कहता है। आनंद कहता है कि तेरा घर तेरे नाम पर हो जाएगा, मगर तुझे मेरा एक काम करना होगा। आनंद एक ग्राइंडिंग मशीन का उद्घाटन करता है और टोबी को एक आदमी को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि आनंद के बोट में रेड मारने के लिए आया था और उसे एक खबर मिलती है कि आनंद का एक और बोट आने वाला है, उसमें स्मगलिंग का सामान है। पुलिस वाले बोट की छानबीन करने के लिए चले जाते हैं और तभी वहां पर टोबी भी पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर उसकी बॉडी को वहीं ग्राइंडिंग मशीन में पीस डालता है। उसकी पीसी हुई बॉडी को जंगलों में वो फेंक देता है। ऐसे ही करते करते आनंद अपने गांव में इलेक्शन का उम्मीदवार बनने के लिए खड़ा हो गया था और वो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए आनंद टोबी का सहारा लेता है और उसके जीतने के लिए वो अपने सभी ओपोनेंट को मारने के लिए कहता है। ये बात जब प्रशांत जेनी को बताता है कि तेरे पिता सभी लोगों को गायब कर रहे हैं तो जेनी आनंद के घर पहुंच जाती है और सभी लोगों के सामने आनंद को डांटने लगती है और कहती है कि टोबी से तुम सारे काम करवाते हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता। वो उसके मुंह में पैसे फेंक कर मारती है और कहती है कि आगे से टोबी से मिलना मत। आनंद बहुत गुस्सा हो जाता है और सारे पैसे को इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है और उसी रात हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आकर टोबी को चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर देते हैं। इस बात खबर जब दामोदर आनंद को बताता है तो आनंद दामोदर से कहता है कि जेनी से कहने के लिए कि मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद जेनी आनंद से मिलने के लिए उसके घर जाती है मगर आनंद उससे मिलता नहीं। आनंद के आदमी जेनी को बताते हैं कि आनंद खुद तेरे घर आकर तुझसे बात कर लेंगे। उस रात आनंद जेनी के घर पर जाता है और उसे कहता है कि मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे पिता जेल से छूट जाएंगे। अगले ही दिन टोबी को जेल से रिहा कर लिया जाता है, लेकिन टोबी को हर बार पुलिस किसी न किसी कारण के वजह से जेल में बंद कर रही थी और आनंद हर बार टोबी को रिहा कर देता है। ऐसे ही एक दिन टोबी जेनी के पैसे लेने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ जेनी पहुंच जाती है और उन पैसों को रखने के लिए कहती है। ये कहते कहते जेनी नीचे बैठ जाती है और टोबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनी ऐसा क्यों कर रही है। टोबी देखता है कि जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान हो गया था। टोबी आनंद को अपने घर बुलाता है और आनंद जेनी से पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी वहाँ प्रशांत खड़ा होता है और कहता है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये सुनकर टोबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक चाकू लेकर प्रशांत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनी टोबी को धमकाने लगती है कि अगर तुमने प्रशांत को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टोबी जेनी को अपनी बेटी की तरह पाला है और वो उसकी बात सुनकर टोबी रोने लगता है और घर छोड़कर मुर्दा घर में जाकर रहने लगता है। टोबी जेनी से बात करना बंद कर देता है। इसके बाद जेनी प्रशांत के साथ शादी कर लेती है और देखते ही देखते जेनी की एक लड़की भी होती है।
टोबी हर समय जेनी के ऊपर नजर रखता था कि वो कैसी है और प्रशांत उसका ख्याल रख रहा है या नहीं, मगर जेनी प्रशांत के साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि आनंद की बोट में फिर से पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वाले आनंद से कहते हैं कि अगर 50% मुनाफा अगर हमें नहीं मिला तो सारा माल हम सरकार को सौंप देंगे। आनंद डर जाता है और 50% मुनाफा देने के लिए मान जाता है, मगर इन सबके पीछे पुलिस वाले को कौन खबर पहुंचा रहा था, आनंद ये सब जानना चाहता था। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि सारे बोट वालों से कह देने के लिए कि अगले 2 दिनों के अंदर एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। उसी रात आनंद की एक बोट में फिर से पुलिस वाले आकर रेड करते हैं, मगर वहां उन्हें सिर्फ आलू मिलता है। तभी आनंद को पता चल जाता है कि पुलिस को खबर प्रशांत ने दी थी। आनंद अपने आदमियों से कहता है प्रशांत को मार डालने के लिए। इसके बाद प्रशांत अपने आदमियों के साथ टोबी से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि प्रशांत टोबी का दामाद है। मुर्दा घर पहुंचने के बाद आनंद के आदमी बताते हैं कि टोबी अपने दामाद के चलते यहाँ मुर्दा घर में रहने लगा है। आनंद टोबी से कहता है प्रशांत की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और तू भी प्रशांत से गुस्सा है। इससे अच्छा ये है कि तू प्रशांत को जाकर मार दे, नहीं तो मैं प्रशांत को मार दूंगा। आनंद टोबी को प्रशांत को मारने के लिए मना लेता है। इसके बाद आनंद अपने आदमियों से कहता है कि टोबी के घर के बाहर रहने के लिए। इधर टोबी प्रशांत को मारने के लिए उसके घर की ओर चलने लगता है। घर पहुंचने के बाद टोबी देखता है कि वहां पर जेनी नहीं है और प्रशांत सो रहा था। टोबी अपना गमछा निकालकर प्रशांत को गला दबोचने की कोशिश करता है और इधर हम जेनी को देखते हैं जो राशन की दुकान से राशन का सामान लेकर घर वापस आ रही थी। जैसे वो अपने घर के अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि टोबी प्रशांत का गला दबोच कर उसे मार रहा था। जेनी तुरंत प्रशांत को बचा लेती है और प्रशांत वहां से बाहर भाग जाता है और जेनी टोबी से कहती है कि वो तेरा दामाद है, लेकिन टोबी कहता है उसने तेरे से शादी की है और उसी के वजह से तू माँ बन गई। लेकिन असल बात हमें अभी पता चलती है जब जेनी बताती है कि जिस समय टोबी जेल में बंद था उसे छुड़ाने के लिए आनंद उसके घर आया था और उसी रात आनंद जेनी के साथ सोया था और उसके लिए एक सिक्का छोड़कर जाता है और जितने भी सिक्के जेनी के पास जमे थे उतनी बार आनंद जेनी के साथ सोया था। ये बात जानने के बाद टोबी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर आनंद को मारने के लिए चला जाता है, मगर जेनी समझाती है कि अगर तू आनंद को मार देगा तो फिर से तुझे जेल हो जाएगी और जो लोग तुझे बाहर निकालेंगे उसके साथ मुझे सोना पड़ेगा। इस तरह आगे चलता रहेगा। टोबी बहुत रोने लगता है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन अगले ही दिन जेनी देखती है कि टोबी घर पर नहीं था और जेनी पूरे गांव में टोबी को ढूंढने लगती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और ऐसे ही करते करते 3 दिन हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि टोबी एक बस के नीचे उतरता है और वापस अपने घर प्रशांत से मिलने के लिए जाता है। आनंद के आदमी वहां पर आ जाते हैं और टोबी और प्रशांत को बुरी तरह मारने लगते हैं। इसके बाद टोबी और प्रशांत को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन प्रशांत इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन टोबी की हालत बहुत नाजुक थी। इधर संपत और कुशालप्पा और फादर इग्लेसियस तीनों टोबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और जेनी की पड़ोसी शालिनी फादर से कहती है जेनी की बेटी को मेला दिखाने लेकर जाने। इधर कुशालप्पा संपत से कहते हैं कि आप भी मेला देखने के लिए चले जाइए, वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। इधर डॉक्टर शालिनी को बताते हैं कि टोबी जिंदा रहकर करेगा भी क्या, क्योंकि जेनी भी तो मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब टोबी हॉस्पिटल में एडमिट था जेनी एक चाकू उठाकर आनंद के दुकान में चली जाती है और आनंद के ऊपर हमला करती है और डॉक्टर भी जेनी का पीछा करते हैं और आनंद की दुकान तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि आनंद ने जेनी को मार दिया है। डर के मारे वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। जब डॉक्टर ये सारी बात शालिनी को बता रहा था तब वो देखता है कि टोबी होश में आ चुका था और वो डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। टोबी बहुत ज्यादा रोने लग रहा था क्योंकि अब उसकी बेटी जेनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे उसकी बेटी का नथनी मिल जाता है और टोबी इस हालत में एक आदमी के पास चला जाता है और वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने के लिए निकल रहा था। टोबी बताता है कि उसे अपना नाक में छेद करवाना है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये काम करने से पहले मैं तुलसी की पूजा करता हूँ। टोबी एक साड़ी पहन लेता है और वो आदमी तुलसी की पूजा करने लगता है और पूजा करने के बाद वो टोबी के नाक में छेद कर देता है, जिसके बाद टोबी अपनी बेटी की नथनी को पहन लेता है। मेले में देखते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ जाती है और कुछ लोग घोड़े की सवारी करने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर वहाँ के लोग
घोड़े वाले को समझाते हैं कि यहाँ कोई और सवारी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ मारी देवी ही घोड़े पर बैठकर आती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पंडित मारी देवी की पूजा शुरू कर देते हैं। आनंद भी अपने आदमियों के साथ मेला में पहुंच जाता है मारी देवी की पूजा करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि घोड़े में सवार होकर टोबी उस मेले में पहुंच जाता है और वो मारी देवी की तरह ही लग रहा था, नाक में नथनी पहने हुए। टोबी घोड़े से उतर जाता है और एक एक कर आनंद के आदमियों को मारने लगता है। संपत को देखते हैं जो मेले में पहुंच जाता है और टोबी को लड़ता देखकर वो कुशल अप्पा को फोन करके बताता है जल्द ही मेले में आने के लिए और साथ में बंदूक भी लाने के लिए। टोबी आनंद के सभी आदमियों को मार देता है और उसके बाद आनंद को भी वो पीटने लगता है। दोनों के बीच बेधड़क मारपीट होती है। आखिर में टोबी एक तलवार उठाकर आनंद का गला काट देता है। ये देखकर संपत टोबी के ऊपर गोली मार देता है और ये सारी घटना को देखकर वहाँ सभी गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। संपत फिर से टोबी के ऊपर गोली मार देता है जिस कारण टोबी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर फादर जेनी की बेटी को लेकर वहाँ आ गए थे और जेनी की बेटी दौड़ते हुए टोबी के पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी मर चुका था और फादर जेनी की बेटी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।